नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र रूपक आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है कुंडली में बनने वाला केमद्रुम योग। ये योग आपकी वित्तीय स्थिति से जुड़ा हुआ है। वैसे तो बहुत ज़्यादातर ये योग कुंडली में नहीं बनता, फिर भी 15 से 20% ऐसा देखा गया है कि ये योग बनता है। और अगर ये योग वाकई बहुत प्रभावशाली रूप से विद्यमान किसी कुंडली में रहता है तो ऐसा पाया गया है कि उसको वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और क्योंकि ये योग के चंद्र की वजह से बनता है तो उस व्यक्ति के गलत डिसीजंस के कारण, उसके गलत निर्णयों के कारण उसको वित्तीय जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। गलत डिसीजन हो जाते हैं कई बार क्योंकि चंद्र जो है वो मन का स्वामी है, वो आपके दिमाग का भी कंट्रोल कई बार करता है। आपके गलत डिसीजन से आप किसी समस्या में उलझ जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें देखने में आती हैं इस योग के द्वारा। कुछ मिथ भी हैं इस योग के कि बहुत से ज्योतिषियों को शायद ये पता नहीं है कि अगर बृहस्पति की कुछ खास स्थिति कुंडली में होती है तो ये योग समाप्त हो जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये योग बनता कैसे है कुंडली के अंदर। देखिए, आप अपनी कुंडली खोल के देखिएगा तो चंद्र के आगे या चंद्र के पीछे जिस 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 भी भाव में चंद्र बैठे होते हैं उसके आगे या उसके पीछे आपको कोई ना कोई ग्रह देखने के लिए जरूर मिलेगा, या चंद्र के साथ कोई ना कोई ग्रह देखने के लिए जरूर मिलता है। जिनकी कुंडली में चंद्र के साथ कोई ग्रह मौजूद नहीं होता और चंद्र से एक भाव आगे में या एक भाव पीछे में, इसका मतलब चंद्र से शुरू करते हुए दूसरे भाव में या चंद्र से शुरू करते हुए 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। ये योग खराब होता है, ये तो बिल्कुल इस तरह से कहना चाहिए कि ये योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। केमद्रुम योग को धनहीन योग भी कहा जाता है, कई बार इसको दरिद्र योग भी बोला जाता है। तो वित्तीय समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है जिसकी भी कुंडली में ये योग विद्यमान होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये योग समाप्त कैसे होता है। ऐसा भी पाया गया है कि मैं किसी कुंडली देखता हूँ, कई बार वो कहते हैं कि जी हमारी कुंडली में केमद्रुम योग बना हुआ है और हमें किसी ज्योतिषी ने बोला है कि आपको वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको फाइनेंस की आगे चलते हुए दिक्कत आएगी, चीज़ों को लेकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो मैं उनको बता देना चाहता था कि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग बनता है मगर वो समाप्त भी साथ के साथ हो रहा है, जो कि आपके ज्योतिषियों ने नहीं बताई है। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से समाप्त होता है और फिर उसके बाद बात करेंगे कि अगर ये योग बन रहा है, समाप्त भी नहीं हो रहा, तो ऐसा आप क्या करें कि इस योग की महत्वता को बहुत हद तक आप कम कर दें। देखिए, ग्रहों के जो गुरु होते हैं जिसको हम देवगुरु बृहस्पति भी कहते हैं, तो बृहस्पति की किसी भी तरीके से दृष्टि अगर चंद्र पे पड़ रही है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देखते हैं, उनके पास 7वीं दृष्टि भी है और उनके पास 9वीं दृष्टि भी है। तो इन तीन में से किसी भी दृष्टि में और खासकर 7वीं दृष्टि से अगर वो चंद्र को देख रहे हों तो आप समझ लीजिएगा कि ये योग पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो उस अकेले चंद्र की भी कोई गलत उस तरीके से वो कुंडली के अंदर प्रभाव नहीं डालते अगर उनको 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से बृहस्पति द्वारा देखा जा रहा होता है। तो एक और साथियों कंडीशन है इसकी, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर बृहस्पति भी नहीं देख रहे हो चंद्र को और चंद्र के साथ कोई ग्रह ना हो और आगे पीछे भी कोई ग्रह ना हो, लेकिन चंद्र कर्क राशि में मौजूद हो जो कि उनकी अपनी राशि होती है, तो भी ये योग बहुत हद तक खत्म हो जाता है क्योंकि अपनी राशि में हर ग्रह मजबूत होता है। जब अपनी राशि में कोई ग्रह मजबूत होता है तो वो निर्बल हो ही नहीं सकता। तो ऐसा भी देखा गया है कि इस स्थिति में भी केमद्रुम योग का असर जातक को नहीं पड़ा। बात कर लेते हैं कि अगर ये योग है तो किस तरीके से इसको शांत किया जा सकता है।
तो एक तो चंद्र को एनर्जेटिक करना बहुत ज़रूरी है, चंद्र के अंदर एनर्जी लेके आना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप बीज मंत्रों से लेके आ सकते हैं, और चंद्र की रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। और इसके अलावा एक लक्ष्मी अंगूठी होती है, जिसको श्री लक्ष्मी अंगूठी कहा जाता है। अगर आप उसका धारण करते हैं तो भी लक्ष्मी जी की कृपा जब आपके पास होती है तो वित्तीय समस्याओं का सामना आप नहीं करते। ऐसा देखा गया है, मैंने पिछले 10-12 साल से इस तरीके का मैं देख रहा हूँ। जिसको भी वो अंगूठी जिसने भी पहनी है, उसी विधि विधान के हिसाब से पहनी है, जिस तरीके से उसको बताई गई है, तो वो समस्याओं का सामना उसको उस हद तक नहीं करना पड़ा। तो वो मैं आपसे आज शेयर कर लेता हूँ। वो श्री लक्ष्मी अंगूठी का जो धातु है, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि सोना, चांदी और तांबा, इन 3 धातुओं से मिलाकर एक अंगूठी तैयार की जाती है। तीनों को बराबर बराबर भाग में मिला सकते हैं। टोटल अगर बात करें उनके वजन की, तो 6 से 7 ग्राम वो होना चाहिए, और सभी को बराबर बराबर भागों में रखना चाहिए। और धारण करने के लिए पुष्य नक्षत्र का इंतजार करना चाहिए, और पुष्य नक्षत्र में भी शुक्रवार और रविवार का अगर दिन हो और पुष्य नक्षत्र उस दिन पड़ रहा हो, तो उससे बेहतर स्थिति इस अंगूठी को धारण करने की नहीं होती। इस अंगूठी को पुष्य नक्षत्र में शुक्रवार या रविवार में से कोई एक दिन धारण करें, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें, तो लक्ष्मी जी की कृपा आप पे रहती है और केमद्रुम योग का असर नहीं होता। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको इस वीडियो के द्वारा दे देनी चाहिए। अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिस के नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जब दबाएंगे तो अगली वीडियो मेरी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।